फारूक स्टोरीज में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मगरिब की नमाज पढ़ते ही वो चुपके से शाल ओढ़े घर से निकली। गली सुनसान थी, फिर भी उसने इख्तियातन आसपास नजर दौड़ाई। किसी को ना पाकर इसके कदम तेज तेज चलने लगे। गली खत्म होते ही सामने मेन सड़क से इसने एक ऑटो वाले को अपने पास आने का इशारा किया। ऑटो ड्राइवर को ड्रेस समझाती वो इसमें सवार हो गई। या अल्लाह मदद का विर्द करती वो मुसलसल दिल की बेतरतीब धड़कनों को दुरुस्त करने में लगी थी। ऑटो एक नामालूम क्लिनिक के सामने जा रुका। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई। काउंटर पर पहुंचकर मतलूबा शख्स से फौरी मिलने की इजाजत तलब की। इजाजत मिल गई। वो धड़कते दिल के साथ दीवार का सहारा लिए अंदर दाखिल हुई। उधेड़ उम्र डॉक्टर इशरत आने वाले को देख और पहचान चुकी थी। वो आंखों में चश्मा लगाए खड़ी हुई। जमीला बीबी, आप? हाँ, मैं इशरत। मैं बूढ़ी खतून ने शाल को दुरुस्त किया और इसके सामने बैठ गई। खुदा का वास्ता है तुम्हें, बताओ मेरी हादिया किसकी बेटी थी? बूढ़ी खतून ने दोनों हाथ जोड़े। बड़ी भी कुछ हुआ है क्या? इशरत ने घबराते हुए लहजे में पूछा। जिस रात मेरी सरवत की बेटी दौराने पैदाइश दुनिया में आने से पहले ही हके रहमत से जा मिली, इस रात तुमने हादिया मुझे सौंपी। अल्लाह की पनाह, कभी इसे गैर की बेटी ना मैंने समझा, सीने से लगाया। कभी किसी को बल्कि खुद इसकी मां को भी इस बात की भनक तक न पड़ने दी कि इसकी गोद में गैर की बच्ची है। लेकिन तुम्हें पता है, जाने कितने फकीरों ने कहा कि इस बच्ची को दारुलुमान छोड़ आओ, आफतें नाजिल होंगी, जोया वापस आएगी। मैं हादिया की पैदाइश के पहले दिन से अब तक जोया का नाम सुन रही हूं। आखिर बता क्यों नहीं देती तुम कि हादिया किसकी बेटी है और वो जोया कौन है? बूढ़ी आंखें आंसुओं से तर थी। बड़ी भी, इजाजत नहीं है मुझे, इशरत ने बूढ़े हाथों को थामते हुए बेबसी से कहा। इशरत, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, किसी चीज से ला इल्म मत रखो मुझे। मेरी बच्ची जोया का नाम ले रही थी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं किस तरह अपनी बेटी को आफतों से दूर रख सकूंगी? बूढ़े होंठ मुसलसल फरियाद कर रहे थे। इशरत ने बेचारगी से इन्हें देखा और पानी का गिलास इनके हाथ में थमाया। बड़ी भी, इत्मीनान से पानी पिए, मैं बताती हूं सब, इशरत ने कहा और अपनी कुर्सी में बैठ गई। जिस रात आपकी नवासी हक्के रहमत से जा मिली, इसी रात यहां एक बच्ची की विलादत हुई। इस बच्ची की वालदा स्पेरन थी। मुझे आज भी याद है कि जिसके माथे पर सांपों के टैटू बने थे और इसके हाथ इसके चेहरे के बनिस्बत काले स्याह थे। इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरी बच्ची किसी को दे दो, वरना कोई था जिसका वो नाम ले रही थी कि वो इसे मार डालेगी। इशरत ने कहा, स्पेरन की बेटी? बूढ़ी दादी ने कहा, जी जी बड़ी भी, स्पेरन की बेटी, और उस स्पेरन की बेटी जिसका वफादार चमकता सुनहरी नाग आज भी मेरे क्लिनिक के चक्कर काटता नहीं थकता। इशरत के मुंह से अचानक निकला, चमकता सुनहरी नाग? बूढ़े लब हिले। इशरत ने परेशानी से सर पे हाथ रखा। शायद वो कुछ ज्यादा बोल गई थी। वक्त जैसे बढ़ रहा था, इसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। जोया ने कहा था कि वो आज रात 12 बजे उसे लेने आएगी। न जाने अनदेखा खौफ इसके सारे वजूद पर सवार था। 11:55 जब मैं मामा के पास होंगी तो जोया में इतनी हिम्मत ना होगी कि मुझे ले जा सके, इसने सोचा। वो यकदम उठी और दरवाजा खोलती दौड़कर नीचे आ गई। सरवत बेगम इसे किचन में ही काम करती नजर आ गई। मामा, आप अभी तक काम कर रही है? वक्त देखें, 12 बजने वाले हैं। इसने 2 गिलासों में दूध अंडेलती सरवत बेगम को देखकर फिक्रमंदी से कहा,
میرا بچہ یہ دودھ پی لو۔ ثروت بیگم ٹرے میں دودھ کے گلاس سجائے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہادیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دودھ کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ ثروت بیگم نے بھی ایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس ختم کر دیا۔ ہادیہ نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور ثروت بیگم کی طرف مڑی، مگر اتنی ہی تیزی سے وہ پیچھے صوفے کی طرف سرکی۔ زویا۔ ثروت بیگم کی جگہ زویا بیٹھی تھی۔ زویا نے اپنے آنکھ کے اشارے سے سامنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ثروت بیگم اپنے بستر میں موجود گہری نیند میں تھی۔ وہ حیرت سے اچھلی۔ ڈیئر ہادیہ، تم کس کو بے وقوف بنانے چلی تھی؟ میں نے جب کہا تھا کہ تم آج رات 12 بجے میرے ساتھ چلو گی۔ زویا نے ایک ادا سے اپنے گنگریالے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو زویا، تم مجھے نہیں لے جا سکتی، میں شور مچاؤں گی۔ ہادیہ نے اس کی کالی آنکھوں سے کتراتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ جانے سے پہلے یہ شوق بھی پورا کر لو ڈیئر ہادیہ، زویا نے بے پرواہی سے کہا اور دودھ کے خالی گلاس اٹھائے کچن کی طرف چلی گئی۔ کیا سوچا پھر شور مچانا ہے یا پھر چلے ہم؟ زویا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو، ہادیہ نے دھیرے سے کہا۔ کالج میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں اور جانے کتنے سالوں سے پڑھ رہی ہیں، تو پھر میں ہی کیوں؟ کوئی اور لڑکی کیوں نہیں؟ آخر میرے ساتھ ہی یہ حادثہ کیوں؟ ہادیہ بے بسی سے رو دی۔ ہادیہ، سب جان جاؤ گی تم، لیکن ابھی صبر سے کام لو۔ یہ سب ستاروں کے کھیل ہیں، کون جانے کس کا ستارہ کب حالت گردش میں آ جائے، اور اس وقت تمہارا ستارہ گردش میں ہے، زویا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آئی برو اچکائے۔ زویا کا ہاتھ تھامے وہ گلیوں بازاروں سے گزرتی کالج کے بالکل سامنے تھی۔ پہلے تو مجھے ایک سیکنڈ میں ہی کسی جادو کی طرح کالج کے تیسرے پورشن پر لا کھڑا کیا تھا۔ اب کیا تمہارا جادو ختم یا نکارا ہو گیا ہے؟ ہادیہ نے نخوت سے اسے گھورا۔ کیا چیز ہو تم ہادیہ؟ زویا مسکرائی۔ خیر، یقین رکھو کہ رات کے وقت کالج تم پہلی بار ہی جا رہی ہو، زویا نے کہا اور کالج کا گیٹ کھول دیا۔ زویا، رات کے 12 بج رہے ہیں اور اس کالج میں جہاں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم کیوں لائی ہو مجھے؟ ہادیہ نے خوف کے مارے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہادیہ، تم ایک بہادر لڑکی ہو، دل کو مضبوط رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زویا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور چلنے لگی۔ گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر 7ویں عمارت کے دوسرے پورشن کی بالکنی پر گئی، جہاں بکھرے بالوں اور سفید لباس میں ملبوس کوئی کھڑا تھا، جس کی گردن سے خون ٹپک کر اس کے سفید لباس کو مسلسل داغدار کر رہا تھا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ کہ ہادیہ کو اس قدر تاریکی میں بھی سب نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے چلتے قدم رک گئے اور وہ خوف سے تھر تھرانے لگی۔ یہ فضا ہے جس نے امتحان میں ناکام ہونے کے سبب سن 1949 میں خودکشی کر لی تھی، زویا نے کہا اور اسے مزید آگے لے گئی۔ بات سنو لڑکی، اپنی نظروں کو قابو میں رکھو، ہر جگہ بلا وجہ مت دیکھو، زویا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہادیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اچھا سنو، اگر تمہارا دل مضبوط ہے تو جہاں بھی دیکھنا ہے دیکھو، مگر تیسرے نمبر والی عمارت کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھنا، ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، زویا نے کہا اور اسے لیے آگے بڑھی۔ وہ اب کوریڈور میں تھے۔ ہادیہ کے سامنے بالکل وہی کمرہ تھا جہاں سب سے پہلے اس نے گرم دھواں نکلتا محسوس کیا تھا۔ اچانک وہ دروازہ کھلا اور آگ میں لپٹا ایک وجود اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ ہادیہ اسے دیکھتے ہی زویا کے پیچھے سرک گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے، زویا اسے دیکھتے ہی چلائی۔ وہ آگ کا شعلہ اندر کی طرف چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ ہادیہ نے پوچھا، لیکن زویا خاموش رہی۔ اگلے گراؤنڈ پر پہنچتے ہی ہادیہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، جانے کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں اور عجیب و غریب مخلوق ہر طرف تھی۔ زویا کا ہاتھ چھوڑے وہ ریکنگ کا سہارا لیتی انہیں دیکھ رہی تھی۔
हादिया यहाँ न जाने कितनी चलती फिरती दास्तानें हैं, लेकिन ये सब हमारा गर्ज नहीं। ये कुदरत की वो दुनिया है जिसे आम आंख आसानी से देखने की इस्तिताअत नहीं रखती। चलो ये हमारी मंजिल नहीं है, जोया ने कहा और फिर से उसका हाथ थामती कॉलेज की आखिरी इमारत के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ी और आंख के इशारे से दरवाजा खोल दिया। सामने फर्श पर सर झुकाए कोई बैठा था। ये कौन है? हादिया ने हैरत से सर झुकाए बैठे हुए इंतहाई ज़ईफुल उम्र शख्स को देखा। अगर तुम कभी इस कॉलेज में ना आती तो यहाँ दफन राज कभी न खुलते। हादिया इंतहाई ज़ईफुल उम्र शख्स के कंधे पर हाथ रखा। वो आ गई, वो जिंदा है। देखें और यकीन करें, ले आई हूं मैं उसे जिसे मैंने दुनिया के हर कोने में ढूंढा। कुदरत ने खुद चलकर उसे हमारे पास भेजा, जोया ने कहा और हंसी। इसकी पुरअसरार हंसी गहरी और तेज होती गई, जबकि हादिया खौफ से पीछे हटती दीवार से जा लगी। हेलो दिशा, कैसी हो? मशाल ने कॉलेज कैफे में समोसों की प्लेट से इंसाफ करती दिशा को पुकारा। ओ मशाल, हाँ मैं ठीक, तुम बताओ। दिशा ने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। मशाल ने खिलाफे अदाब इसकी प्लेट से खीरा उठाकर मुंह में रखते हुए कहा। भला मैं मामूली सी बंदी न चीजें दिशा तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दिशा ने हैरत से उसे देखा। वो क्या नाम है तुम्हारे घर के साथ वाली नहायत नेक और परहेजगार आमल बाबा का? विशाल ने एक और खीरा इसकी प्लेट से उठाकर मुंह में रखा। कारतूस बाबा। दिशा ने चम्मच प्लेट पर रखते हैरत से उसे देखा। हाँ, कारतूस बाबा, मुझे मेरी पागल और असरात शुदा कजन का इलाज करवाना है, वो भी मुंह मांगी कीमत पर। मशाल ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। आर यू मैड? वो कारतूस बाबा काले शैतानी इल्म और न जाने क्या क्या वाहियात काम करता है। तुम हकीकत जानते हुए भी अपनी कजन का इनसे इलाज करवाना चाहती हो? दिशा ने इसे गुस्से से घूरते हुए कहा। हकीकत तो मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा कारतूस बाबा के मुरीद अली के साथ अफेयर चल रहा है और तुमने मुझे अपनी और इनकी तस्वीर भी सेंड की थी। मशाल की मुस्कुराहट गहरी थी। तुम गलत कर रही हो मशाल। दिशा ने उसे घूरा। मैं और भी गलत करूंगी अगर तुमने मेरी कोई बात मानने से इनकार किया। अब बोलो, मैं कल तुम्हारे घर आऊं या ना? मशाल ने भी इसे गुस्से से घूरते हुए कहा। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी कारनामे में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। दिशा ने कहा। मंजूर है। मशाल ने सर तस्लीम खम किया। यकीन नहीं आता तुम पर मिशी, ऐसा भी सोच सकती हो तुम? दिशा ने नफरत ज़दा लहजे से कहा। मोहब्बत में सब जायज है मेरी जान, मशाल ने बाईं आंख दबाते शोखी से कहा और उठ खड़ी हुई। खुलते हुए राज हमेशा तकलीफदा होते हैं, शायद इसीलिए इन्हें राज कहा जाता है और छुपाया जाता है, या फिर शायद लफ्ज राज बताते खुद तकलीफ की ही किस्म है। सुबह की रोशनी चारसू फैल चुकी थी। वो भी ऑफिस की जानब रवां दवां था। सिग्नल के इशारे पर जैसे ही इसने गाड़ी रोकी, एक 10 साला बच्चा अपनी बूढ़ी माँ का हाथ थामे इसकी गाड़ी की साइड विंडो से अंदर झांकने लगा। अली ने शीशा नीचे किया और इन्हें सवालिया नजरों से देखा। बूढ़ी खतून के होंठ हिले। उसे तू क्या बचा पाएगा? उसके लिए तो इसके अपने ही काफी हैं, लेकिन अगर तू भी बिना कोशिश किए हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो मिलनी तुझे भी नहीं है, बूढ़ी ने कहा और झटक कर 2 हाथ का प्याला बनाया और एक लोहे का बना हुआ सुनहरे रंग का छोटा सा सांप इसके हाथ में थमा दिया। अरे अम्मा कुछ भी बोल दिए। साहब जी, मेरी अम्मा बीमार है, कुछ पैसा ही दे दो इनकी इलाज दी खातर, रब सदा सुखी रखे। 10 साला बच्ची ने अम्मा का हाथ पीछे करते हुए कहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।